आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, समय की शुरुआत की। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, ताकि आप इस क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाएं और आपको समझने में आसानी भी हो। पिछली क्लास में हमने अपनी क्लास की स्टार्टिंग की थी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टोरी के साथ, जहां आपने मानव विकास की एक कहानी पढ़ा, जहां आपको बताया गया कि जो सबसे पहला ह्यूमन स्टेज था उसको प्राइमेट्स कहा गया, उसके सेकंड स्टेज को होमिनोइड कहा गया, उसके थर्ड स्टेज को होमिनिड कहा गया और उसके फोर्थ स्टेज को होमो कहा गया। इसके बाद आपने ये समझा कि उसके सिक्स स्टेज को सॉरी उसके फिफ्थ स्टेज को होमो हैबिलस कहा गया, उसके सिक्स्थ स्टेज को होमो इरेक्टस कहा गया और उसके सेवंथ स्टेज को हमने क्या कहा, होमो सैपियंस कहा, जिसे आपको बताया गया कि इसे ही अ, वर्तमान टाइम में यानी आज के समय में आधुनिक मानव कहा जाता है। अगर आपसे कोई आपसे पूछता है कि आपका आधुनिक नाम क्या है, व्हाट इज योर मॉडर्न नेम, तो आप क्या बताओगे, होमो सैपियंस। ये एक साइंटिफिक नेम है, एक वैज्ञानिक नाम है और ये सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। उससे मतलब नहीं है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, होमो सैपियंस। यहाँ सैपियंस का मतलब क्या होता है, एक बुद्धिशील, एक चिंतनशील मानव, यानी जिसके पास दिमाग है, जिसको ये पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इस तरीके से हमारी क्लास की कहानी चल रही थी, जहां आपने इस बीच में आपने होमिनोइड्स और होमिनिड्स के बीच के डिफरेंस को समझा कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इन दोनों के स्टेज में अगर डेवलपमेंट हुई है तो किसकी बेहतर हुई और किसकी बेहतर नहीं हुई है। इसके साथ आपको ऑस्ट्रोपिथिकस को ऑस्ट्रोपिथिकस ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। साथ ही आपको ये भी बताया गया कि होमो और ऑस्ट्रोपिथिकस में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ इसमें एक डिफरेंस भी बताया गया कि किस तरीके से ऑस्ट्रोपिथिकस जो है वो होमिनिड से बेटर है, यानी उससे एक कदम आगे है, ये चीजें बताया गया। जहां ये बताया गया कि ऑस्ट्रोपिथिकस के आगे के जो आपके हाथ थे वो अब लंबे हो चुके थे, लचीले हो चुके थे और एक तरह से देखा जाए तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट करके मानव का विकास हो रहा था, तो उस सिचुएशन में अब वो दो पैरों पे भी चलने लगा था। यानी मानव का जो सिक्स स्टेज है, जिसे हम लोग होमो इरेक्टस कहते हैं, वो क्लियरली मेंशन करता है कि मानव अब सीधे खड़े होकर चलने लगा है। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास का लास्ट जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, आपको पढ़ाया था और आपको समझ में भी आया था, वो क्या था, क्वेश्चन ये था कि सीधे खड़े होकर चलने के क्या फायदे हैं, जहां आपको कई सारे फायदे इसके बताए गए। और इसके साथ साथ किताब की रीडिंग भी आपको कराई गई, ताकि आप दोनों को साथ साथ लेकर चल सकें और आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। जो भी आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एक कंसेप्चुअल स्टडी भी करवाई जा रही है, ताकि आप फ्यूचर में जब आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, इसके साथ साथ कुछ और आपके प्रिपरेशन चल रहा होगा, तो सभी एग्जाम में ये आपके लिए काम आएगा। जहां हमने बात किया, अब जरा हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में उस कहानी को जहां से हमने छोड़ा था उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्लास की कहानी कहाँ खत्म हुई थी, क्लास की कहानी हमारी खत्म हुई थी लास्ट क्लास में कि दो पैरों पे चलने के क्या फायदे, जहां आपको अच्छी तरह से बताया। इसके बाद मानव के अंदर बहुत सारे चेंज आए। चेंज इस बात को लेकर आया कि अब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसका लेटेस्ट और एडवांस जो अपडेटेड वर्जन था वो था होमो सैपियंस। जहां इस बताना चाहते थे, होमो सैपियंस का ही मतलब क्या होता है कि दिमाग आ चुका है, सही और गलत की पहचान हो चुकी है, उसे सर्दी गर्मी का एहसास होने लगा। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपको सर्दी लगती है तो आप क्या करते हो, तो आप
अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हो, आप स्वेटर पहनना स्टार्ट करते हो, आप उन्हीं जो वुलन आपके कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हो ताकि जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सके। अब जब गर्मी लगती है तो आप कॉटन के पतले कपड़े पहनना स्टार्ट करते हो। ये क्या चीज़ बताना चाहते हो आप? ये चीज़ आप बताना चाहते हो कि सर्दी और गर्मी जब लगती है तो आपको एक तरह का फील हो रहा है, एहसास हो रहा है, इसलिए आपके बिहेवियर के अंदर क्लाइमेट के साथ साथ मॉनसून के साथ साथ आपके अंदर चेंज आ रहे हैं। वही चेंज यहाँ पर भी देखने को मिला। अब हम ये समझेंगे कि इस समय का जो मानव था उसका रहन सहन में समय के साथ साथ कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आया। पहले ये हम किताब की रीडिंग कर लेते हैं और साथ में आपको जो लास्ट टॉपिक छोड़ा हुआ था जिसकी रीडिंग नहीं कराई थी उसको एक बार रीडिंग आपको करा देते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 को खोलिए और वहां से हमारी कहानी आज की क्लास में स्टार्ट होगी। तो पेज नंबर 13 पे जैसे ही जाते हैं तो वहां पर सेकंड स्टेंजा लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण यानी कैपेसिटी के कारण जब वो चलने लगा तो हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। यानी पहले ही जो फायदा, सबसे बड़ा फायदा हुआ दो पैरों पे चलने की वजह से कि उसके दोनों जो पैर थे जब वो अब हाथ बन गए हैं तो उसका इस्तेमाल अब वो किसी भी तरीके से कर सकता है। ओके, आपको समझ में आया? अब उसका इस्तेमाल वो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को उठाने के लिए या बच्चों को कैरी करने के लिए कर रहा है। इसके साथ अगर देखा जाए जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता रहा यानी जैसे जैसे हाथों का इस्तेमाल बढ़ता रहा तैसे तैसे दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती रही। यानी पहले जब स्टार्टिंग थी तो वो लड़खड़ा कर, जैसे बुजुर्ग होते हैं जब लाठी पकड़ते हैं तो ऐसे ऐसे हिलकर चलते हैं, तो वो चीज वहां पर उस टाइम पर स्टेज जो 6 था उसमें होना दिख रहा था आपको। लेकिन 7 स्टेज में वो प्रॉपरली खड़ा होकर चलने लगा था, उसको मालूम था कि कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। तो जैसे जैसे कह सकते हो उसका इस्तेमाल बढ़ रहा था तो एक स्किलफुल यानी कुशलता जिसे हम लोग कहते हैं वो चीज आ रही थी। इसके अलावा कहा जाता है इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अब उसके हाथ स्वतंत्र होने लगे थे जिसका लाभ उसने काफी अलग अलग तरीके से उठाया। जैसे कि पहले वो चार पैरों की बजाय अब दो पैरों पे चलने लगा जिससे उसकी पहली चीज क्या होती है, शारीरिक ऊर्जा की खपत कम होने लगी। यानी फिजिकल जो एनर्जी जो वेस्ट हो जाया करती थी अब वो बचने लगी। इसकी वजह से वो अब लंबे समय तक चल सकता था, वो दौड़ सकता था। इसके अलावा अगर देखा जाए, ध्यान रखेगा, तो ये सारी चीजें। अब इसकी कहानी जो है यानी ये जो प्रूफ है ये कहाँ से मिला है, तो आपकी एनसीईआरटी की जो लाइन है, लेतोली तंजानिया मिले होमिनिड के पद चीनों के जीवाश्मों से और हादार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। यानी उस टाइम के जो मानव थे वो दो पैरों पे चलने लगे थे। यहाँ पर कुछ आपके स्पेस बताए गए हैं यानी एरिया बताए गए हैं जहां से दो पैरों पे चलने वाले मानव के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। जरा उसको नोट कर लें कॉपी के अंदर। मैं यहाँ पर क्या लिखवा रहा हूँ, दो पैरों पर चलने वाले मानव के साक्ष्य, मतलब स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? जहां पहला आपका स्थान है यानी फर्स्ट, वो क्या है, लेतोली। पहला आपका क्या है, लेतोली। सेकंड जगह का नाम क्या है आपका, तंजानिया। थर्ड जगह का नाम क्या है आपका, हदार। इसके अलावा फोर्थ आपका क्या है, इथोपिया, इथोयोपिया। ये क्या है आपका फोर्थ जगह जहां से हमें क्या मिला है, दो पैरों पर चलने वाले मानव के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, दो पैरों पर चलने वाले मानव के
साक्ष्य। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो पैरों पे चलने वाले मानव के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? लेतोली से मिले हैं, तंजानिया से मिला है, हदार से मिला है, इथोपिया से मिला हुआ है। और ये ऑब्वियसली सी बात है, ये कहाँ पर होंगे? इन सब का अगर सेंट्रल बिंदु कहा जाए तो वो क्या होगा? अफ्रीका। क्या होगा? अफ्रीका। यहाँ से हमें प्राचीन आपके साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि लगभग 25, जब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी में तो आपको समझ में आ रहा होगा, लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमछादन, हिम आच्छादन का मतलब क्या हो गया? हिम एज यानी आइस एज की शुरुआत हुई थी, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए थे। तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए थे, जैसा कि तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रोपिथिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के हैबिचुअल थे, आदि थे, धीरे धीरे वो गायब हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गई जो सूखी परिस्थितियों में रहने की आदि यानी हैबिचुअल हो चुकी थी। इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल है। यानी वो कौन से शख्स हैं? आइस एज से पहले जो व्यक्ति रहते थे, मानव रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रोपिथिकस। लेकिन आइस एज के बाद जो मानव रहना उन्होंने स्टार्ट किया, उस मानव को क्या कहा गया? उनको कहा गया आपका होमो। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो आगे आपको बढ़ाते हैं, आप नोट करिए इसे कि आइस एज से पहले, किससे? आइस एज से पहले मतलब बर्फ युग, जिसे हम लोग हिम आच्छादन कहते हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहा करते थे। उससे पहले कौन रहा करते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लेकिन फिर बाद में कौन रहने लगे? होमो। यानी सबसे पुराने प्रतिनिधि आइस एज के बाद आज तक आपको मानव हिस्ट्री के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही है, जो पूर्वज हैं, वो कौन है? होमो। किसके? वर्तमान मानव के। इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि दो पैरों पर चलने के क्या लाभ हुए। अलग अलग आपको लाभ बताए गए, जहां आपने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह के फायदे उस टाइम के मानव को मिलने लगे और आज के टाइम पर आप इसकी इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव है, वो देख सकते हैं। अब सवाल आपके मन में उठा था कि ये जो जानकारी हमें मिलती है कि उस समय का जो मानव है वो दो पैरों पे चलने लगा था, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो आपको कुछ जगहों के नाम बताए गए जहां से ये इसके प्रूफ मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, ताकि आप के पास एक ठोस सबूत हो और सामने वाले को आप बता सको कि उस समय का जो मानव है वो दो पैरों पे चलने लगा था। अब समय बदल चुका था, परिवर्तन हो रहे थे मानव के अंदर। आप देख रहे थे कि हिमयुग आ चुका था। हिमयुग के समय में जब हिमयुग का खात्मा हो रहा था, या फिर कह सकते हो हिमयुग खत्म होने वाला था, तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले। अब जो इस परिवर्तन के साथ साथ चलता रहा वो तो जीवित रहा, लेकिन जो इस परिवर्तन के साथ नहीं चल पाया, वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो आप अगर अपने एनसीईआरटी के 13 पेज नंबर पे देखेंगे, तो वहां आपको मैंने बताया कि लगभग 25 साल पहले हिमयुग आया और पृथ्वी के जो बड़े बड़े भाग थे वो बर्फ से ढक गए। इसके साथ मैंने आपको बताया कि जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिम युग आने के बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि हिम युग कब आया। रिपीट कर रहा हूँ, हिम युग कब आया? तो क्वेश्चन आपका क्या है? हिम युग, सॉरी, हिम युग कब आया? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 लाख वर्ष पूर्व, यानी 25 लाख साल पहले
हिमयुग आया। इसके बाद इसमें किस किस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिले, यानी हिमयुग के बाद आपको किस किस तरह के परिवर्तन देखने को मिले, वो परिवर्तन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली चीज कि आप देखते हैं जलवायु और वनस्पति में, जलवायु और वनस्पति में वनस्पति में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिले, बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले। सेकंड चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तापमान और वर्षा में कमी होने लगी, तापमान और वर्षा में मतलब बारिश में कमी आने लगी। थर्ड जो आपको परिवर्तन देखने को मिला, इस वजह से जंगल कम हो गए, जंगल कम हुए। फोर्थ परिवर्तन आपको देखने को मिला, घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, घास के मैदानों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब फैला हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। इसके अलावा एक ये परिवर्तन हुआ कि आस्ट्रोपिथेकस के जो प्रारंभिक रूप थे, किसके, आस्ट्रोपिथेकस के प्रारंभिक रूप लुप्त हो गए। तो ये कुछ परिवर्तन थे जिसको आपने समझा और जाना। आपके एनसीईआरटी में ये सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि हिमयुग कब आया, तो हिमयुग आया 25 लाख वर्ष पूर्व। अब इसके बाद कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिले, तो यहाँ खास गौर करने वाली बात है, जलवायु और वनस्पति में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिले। जैसा कि जलवायु मतलब तापमान और वर्षा में कमी होने लगी। किसकी कमी होने लगी, तापमान और वर्षा की कमी होने लगी। साथ में अगर वनस्पति की बात करें तो जंगल कम हो गए, घास के मैदानों का जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसके साथ अगर देखा जाता है तो ऑस्ट्रोपिथेकस यानी आइस एज के टाइम से पहले जो रहने वाले प्रारंभिक उसके रूप थे वो सभी लुप्त हो गए। उसकी जगह किसने रिप्लेस किया, उसकी जगह रिप्लेस किया होमो ने। किसने रिप्लेस किया, होमो ने। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो आइस एज के यानी हिमयुग के बाद जो सबसे प्राचीन आपके प्राणी पाए गए, मानव पाए गए, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, होमो के नाम से जाना जाता है। इसे नोट करें, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। तो अब आपको समझ में आया कि हिमयुग कब आया और उसके बाद कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिले, वो आपने समझा। इसके बाद आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पर जाएंगे तो उस पेज पर लिखा हुआ है कि होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। होमो क्या है, एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। और ऐसा माना जाता है कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, यानी जो पुरुष हैं और स्त्री दोनों को शामिल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा हुआ है। याद रखिएगा, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको कितने प्रजातियों में बांटा हुआ है, कई प्रजातियों में बांटा हुआ है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। याद रखिएगा, इनके फीचर्स के बिहाव पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया और जैसा कि बोला कि फीचर्स के बेसिस पर तो देखा जाता है कि इस प्रकार जीवाश्मों को, जो कि मानव के होमो के जीवाश्म थे, उनको होमो हैबिलस जो कि औजार बना सकते थे, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने लगे, उन सेकंड है। थर्ड है होमो सैपियंस जिन्हें चिंतनशील मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिंतनशील मानव। यहाँ पर जो चीज पढ़ाई है उसको एक बार नोट कर लें आप लोग। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि होमो जो शब्द है वो
कौन सा शब्द है? एक लातीनी भाषा का शब्द है। किसका है? लातीनी भाषा का शब्द है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। होमो एक लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? आदमी। जिसका अर्थ क्या है? आदमी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो आदमी शब्द है ये सिर्फ किसी एक पुरुष के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये जो शब्द है एक स्त्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक पुरुष के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शब्द है होमो, ये स्त्री यानी जो फीमेल है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पुरुष के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। ये चीज आपको बताएगी। इसके साथ कहा जाता है कि होमो की कई प्रजातियां थी। होमो की क्या थी? कई प्रजातियां थी। अब ये जो होमो की प्रजातियां हैं, इन्हें इनके किस आधार पर बांटा गया है? विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। अब वो विशेषताएं क्या हैं? याद रखिएगा। पहली विशेषता, जो मानव औजार बना सकता था, यानी औजार बनाने वाले मानव को क्या कहा गया? औजार बनाने वाले मानव को कहा गया होमो हैबिलस। क्या कहा गया? होमो हैबिलस। जो औजार बना सकता था उसको नाम दिया गया होमो हैबिलस। ये है फर्स्ट आपके फीचर्स के बिहाफ पर दिया गया नाम। दूसरी विशेषता है जो सीधे खड़े होकर चल सकता है। जो सीधे खड़े होकर चल सकता है। इस आधार पर होमो को होमो का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो? होमो इरेक्टस। जो सीधे खड़े होकर चल सकता है। क्लियर है? जो थर्ड है यानी तीसरी विशेषता के आधार पर, जो बुद्धिमान है यानी चिंतनशील मानव, जिसके पास दिमाग है। चिंतनशील का मतलब क्या है? दिमाग वाला मानव। दिमाग वाला मानव को क्या कहा गया है? होमो सैम्पियंस। ओके। ये तीसरा। इस तरह से अगर देखा जाए तो होमो की कई प्रजातियां हैं। होमो की कितनी प्रजातियां हैं? 3 प्रजातियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया? तो इनकी विशेषताओं के आधार पे किया गया है। जैसे जो औजार बनाने वाला मानव था उसको होमो हैबिलस कहा गया। जो सीधे खड़े होकर चल सकता था उसे होमो इरेक्टस कहा गया। और जो चिंतनशील मानव था उसको क्या कहा गया? होमो सैम्पियंस कहा गया। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि होमो का मतलब क्या होता है और होमो का क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया है और किस आधार पे किया गया है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। होमो का अर्थ है आदमी, जिसका इस्तेमाल स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन है इसकी विशेषताओं के आधार पे किया गया है। जैसे कि जो मानव औजार बना सकता है उसे होमो हैबिलस कहा गया है, और जो सीधे खड़े होकर चल सकता है मानव उसे होमो इरेक्टस कहा गया। और जो इसके जिस मानव के पास दिमाग है, जिसको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे क्या कहा गया? होमो सैम्पियंस कहा गया। यानी वर्तमान मॉडर्न ह्यूमन को क्या कहा गया है? होमो सैम्पियंस कहा गया है। ये जितने भी नाम आपको देखने को मिले, चाहे वो होमो हैबिलस हो, होमो इरेक्टस हो या होमो सैम्पियंस हो, ये सभी क्या है? एक साइंटिफिक नेम है। क्या है? साइंटिफिक नेम। ओके। यानी वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, और वैज्ञानिक नाम किस किस भाषा में दिए गए हैं? लातीनी और यूनानी भाषा में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? लातीनी और यूनानी भाषा में। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे नोट करें, फिर हम आपको बताते हैं जो आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एक सवाल चल रहा होगा कि भैया आपको इसकी जानकारी कैसे मिली। आप कैसे कह सकते हो कि औजार बनाने वाले ही मानव को होमो हैबिलस कहा जाएगा, जो सीधे खड़े होकर चल सकता है उसे होमो इरेक्टस कहा जाएगा, और जो दिमाग वाला मानव है उसे हम होमो सैम्पियंस कहेंगे।
आप ये कैसे कह सकते हो, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका क्लेरिफिकेशन हम कैसे तय कर सकते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ से हमें इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी हम अभी देंगे आपको। तो इससे पहले आप नोट कर लें। नोट कर लिया होगा तो अब आपको समझ में आ गया कि होमो का मतलब क्या होता है और होमो की कितनी प्रजातियां होती हैं। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां से हमें इनसे संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर आप 14 पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो देखिए कि होमो हैबिलस के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवाई गॉर्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो हैबिलस के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रिपीट कर रहा हूँ, इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डोवाई गॉर्ज से प्राप्त हुए हैं। ये दो जगह हैं जहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, होमो हैबिलस। कौन है होमो हैबिलस, जो औजार बना सकते हैं। तो जरा नोट कर लें आप इसे कॉपी के अंदर। होमो हैबिलस के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है वो बता रहे हैं जहां से हमें ठोस सबूत के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुआ है ओमो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओमो से। ठीक है, ये ओमो है कहाँ पर, ये ओमो है इथोपिया में। कहाँ पर है, इथोपिया। ओके, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखा जाता जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे। इसको लिखा जाता है ऐसे, इथोपिया। ओके, ये है सही जगह। ओके, तो इथोपिया के ओमो से हमें होमो हैबिलस के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा दूसरा जो साक्ष्य हमें मिला है, ध्यान रखें, वो क्या मिला है, ओल्डुवाई, ओल्डुवाई गॉर्ज, ओल्डुवाई गॉर्ज जो कि है कहाँ पर, यहाँ से हमें क्या मिला है, होमो हैबिलस के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पे आपका है, ये है तंजानिया में। ये कहाँ पर है, तंजानिया। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, होमो हैबिलस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़े तो होमो इरेक्टस के जो सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा कि होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो अफ्रीका से भी हमें प्राप्त हुए हैं, साथ साथ में हमें एशिया से भी हमें देखने को मिला है। अब वो कौन कौन सी जगह हैं जरा देख लेते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका की। ओके, तो इसमें पहली जगह है आपकी कुबीफोरा। जगह के नाम आपको बता रहा हूँ, प्लेस जहाँ से हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुबीफोरा। दूसरी जगह का नाम है आपका पश्चिमी तुर्काना। तीसरी जगह है केन्या। चौथी आपकी जगह है, चौथी जगह है मोड़ जो करतो। और पांचवी जगह है आपकी संगरीन। कौन सी जगह है, संगरीन। छठी जगह है आपकी जावा। मैं कंप्यूटर के जावा की बात नहीं कर रहा, ये जगह की बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी जगह है, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़ जोकरतो, संगरीन और जावा। इन जगहों से हमें क्या मिला है, हमें होमो इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं,
एशिया से भी मिले हैं। अब एशिया से कहाँ कहाँ मिले हैं? एशिया से हमें भारत के कुछ हिस्सों में साक्ष्य मिला है। अफगानिस्तान से हमें मिला है। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ ऐसी जगह हैं, लेकिन ये याद रखिए एशिया से जितने भी आपके साक्ष्य मिले हैं वो परवर्ती काल के मिले हैं। किसके मिले हैं? परवर्ती काल। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ये परवर्ती काल होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पर का मतलब होता है बाद। पर का मतलब क्या होता है? बाद। और वर्ती का मतलब क्या होता है? काल। यानी बाद के काल में जो मिले हैं, सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं होमो इरेक्टस के, वो कहाँ से मिले? अफ्रीका से। इसके बाद वो कहाँ से मिला है? एशिया से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो एशिया से भारत, अफगानिस्तान जैसे इलाकों से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इन्हें हम लोग परवर्ती काल के साक्ष्य कहे जाते हैं, जो कि बाद में मिले हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट जिससे हमें ठोस सबूत के साथ होमो इरेक्टस के बारे में जानकारी मिलती है, तो अफ्रीका के इन जगहों से हमें जानकारी मिलती है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किन किन जगहों से मिले हैं। तो इसे नोट करें, फिर हम होमो के अगले प्रजाति की बात करते हैं। नोट कर लिया होगा, तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया और आप किसी को भी अब बता सकते हो कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है और कहाँ से प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के पेज नंबर आप 15 पर जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया जाता है जहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जीवाश्मों के जो नामकरण होते हैं वो उनकी जगहों के आधार पर किए जाते हैं जहां से वो प्राप्त होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्हें विशेष प्रकार के जीवाश्म जो मिलते हैं ताकि हमें क्लेरिफिकेशन हो सके, हमें पता चल सके कि ये जीवाश्म कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं है। उनका एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है ताकि इन केस अगर कोई दूसरी जगह से वही जीवाश्म खोजने की कोशिश करता है या कर लेता है तो वो ये ना कहे कि ये सबसे पहले खोजा गया जीवाश्म था, इससे पहले ही वो जीवाश्म खोजा जा चुका था और इस जगह पर और इस टाइम पर खोजा जा चुका था। इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए उस स्थान से उसका नामकरण किया जाता है। जीवाश्म के बारे में तो अच्छी तरह आपको जानकारी है ही कि जीवाश्म किसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एक शहर था हाइडलबर्ग, वहां से जो जीवाश्म पाए गए तो उन जीवाश्मों को, उन फॉसिल्स को क्या नाम दिया गया? होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया। क्या कहा गया? होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है? जर्मनी का एक शहर है। किसका शहर है? जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम क्या है? हाइडलबर्ग। ओके, नाम तो सुना होगा आपने, हाइडलबर्ग। नहीं सुना तो अब सुन लिया होगा आपने। तो हाइडलबर्ग में हमें कुछ जीवाश्म मिले। क्या मिले? जीवाश्म मिले। उन जीवाश्मों का नामकरण क्या रखा गया? उनका नामकरण रखा गया होमो हाइडल, होमो हाइडल बर्गेसिस। क्या रखा गया? होमो हाइडल बर्गेसिस। ये क्या है? नाम है। ये एक साथ है, इसे अलग अलग ना समझें। क्लियर है? कहा गया। जबकि नियंडर घाटी में एक जगह थी, नियंडर घाटी, वहां से जो जीवाश्म पाए गए, अपनी नोट अपनी किताब में, एनसीईआरटी किताब में देखिए, होमो नियंडरथैलेसिस उन्हें कहा गया। जो नियंडर घाटी से जीवाश्म प्राप्त हुए उनको क्या कहा गया? होमो नियंडरथैलेसिस उन्हें नाम दिया गया। ओके, तो बोर्ड के ऊपर देखिए जरा, बोर्ड के ऊपर नियंडर घाटी, नियंडर घाटी ऐसे लिखते हैं। ओके, यहाँ से जो जीवाश्म पाए गए उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया होमो नियंडर थलेसिस। ओके, ध्यान से सुनेगा। नियंडर घाटी से प्राप्त हुए जो जीवाश्म थे उनको क्या नाम दिया गया? होमो नियंडर थलेसिस। ओके, तो ये चीज थी।
रखा गया। अब यूरोप में मिले सबसे पुराने जो जीवाश्म थे होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस के ही हैं। याद रखेगा कि जो सबसे प्राचीन आपके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं मानव इतिहास से संबंधित, वो इन दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, यानी होमो हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथैलेसिस से संबंध रखते हैं। यानी यहीं से हमें इन दोनों जगह से ही सबसे पुराने जीवाश्म होमो के प्राप्त हुए हैं, जिनकी आपने 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ा। क्लियर है? अब अगर आगे बात करें, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। यानी ये दोनों ही किसकी प्रजाति के हैं? होमो सैपियंस प्रजाति के। यानी होमो सैपियंस प्रजाति की जानकारी हमें होमो हाइडेलबर्गेसिस से भी मिलती है और निएंडरथैलेसिस से भी प्राप्त होती है। अब कहा यह जाता है कि हाइडेलबर्ग मानव, यानी जो कि हाइडेलबर्ग से प्राप्त हुआ मानव था, वो 8 लाख साल से 1 लाख वर्ष पूर्व तक रहा। यानी उसके जो जीवाश्म, उसका टाइमलाइन डिसाइड किया गया, वो क्या डिसाइड किया गया है, इधर देख लीजिएगा। होमो हाइडेलबर्गेसिस का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम लोग होमो हाइडल मानव कहते हैं, उसका टाइम पीरियड है 8 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व। ओके, ये है। और उनके जो जीवाश्म है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उनके जीवाश्म जो है अफ्रीका, एशिया और यूरोप से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे कॉन्टिनेंट महाद्वीप पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्षेत्र इनके कौन कौन से हैं? अफ्रीका, एशिया और यूरोप। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? होमो हाइडल मानव के साक्ष्य मिले हैं। होमो हाइडल कहाँ पर है? एक जगह का नाम है हाइडलबर्ग, जो कि कहाँ पाया गया है? जर्मनी के अंदर पाया गया है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जीवाश्मों के नाम होते हैं उनके स्थानों के आधार पर तय किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो जर्मनी की एक जगह थी हाइडलबर्ग, यहाँ से कुछ जीवाश्म मिले जिनका नामकरण क्या किया गया? होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया। अब इनके टाइमलाइन की बात करें, इनके जो जीवाश्म है वो 8 लाख साल से 1 लाख साल के बीच में प्राप्त हुए हैं। और बेसिकली इनका जो मेन सेंटर रहा है जहां से होमो हाइडलबर्गेसिस नाम के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं इस कैटेगरी के, इस क्लासिफिकेशन के, वो कहाँ कहाँ से? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं निएंडरथैलेसिस के जो आपके हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है? इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कहा जाता है निएंडरथल मानव जो है वो 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। उसके बाद ये कहाँ पहुंच गए? पश्चिमी यूरोप में पहुंच गए, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी के किताब में लिखा हुआ है। इसको रीडिंग कर रहे होंगे आप साथ साथ, तो आपको मालूम चल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इनका टाइमलाइन क्या है? 1,30,000 से 35,000 साल पहले का क्या है? इनका टाइम पीरियड है। क्या है इनका टाइम पीरियड? और इनका टाइम पीरियड क्या है? 8 लाख से, ठीक है, 1 लाख। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो होमो हाइडेलबर्गेसिस जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मॉडर्न जो वर्तमान टाइम पर है वो 1,30,000 से 35,000 साल पहले हमें प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमें प्राप्त हुए हैं क्षेत्र, ओके, ये यूरोप, मध्य एशिया, ओके, उसे हमें प्राप्त हुए हैं। मेनली जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो यूरोप और मध्य एशिया से प्राप्त हुए। यूरोप के किस भाग से? यूरोप के पश्चिमी भाग से। नोट कर लीजिएगा, यूरोप के किस भाग से? पश्चिमी भाग से। ओके, तो ये चीज थी, आपने समझा? क्लियर है? इसे नोट करें, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आस्ट्रोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क क्या होता है?
बड़ा होता है। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम होमो की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने किसकी बात की थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। तो आपको अच्छी तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो क्या है, किसे कहा जाता है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अब बात करते हैं होमो की। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमने क्या माना था? एक जानवर माना था, एक एनिमल। और होमो को हमने क्या माना था? एक मानव। तो ऑब्वियसली सी बात है, मानव के जैसे फीचर्स होमो के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं होमो की विशेषताओं की। ठीक है, क्लियर है? तो हम बात अब किसकी करने वाले हैं? होमो की विशेषताओं की। ओके, कीजिए, आपको समझ में आ रही होगी किसकी बात करने वाले हैं? होमो की विशेषताओं की। तो इसमें जैसा कि आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है कि होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पहले ही जो फीचर्स है वो क्या है कि होमो का जो मस्तिष्क है, दिमाग, ओके, वो क्या है? बड़ा है, पहला फीचर्स। दूसरा क्या है? जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जबड़े जो होते हैं वो बाहर की तरफ ज्यादा निकले होते हैं, और इसके क्या होते हैं? इसके जो जबड़े हैं वो बाहर की तरफ क्या होते हैं? कम निकले होते हैं। ओके, कम निकले होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपका जबड़ा है, ओके, ये क्या है? बाहर की तरफ कम निकला हुआ है। ओके, दूसरी तरफ देखें तो उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि जो है, ठीक है, ध्यान रखिए, और दांत क्या होते हैं? इनके छोटे होते हैं। तीसरी जो विशेषता होती है वो क्या होती है? दांत इनके क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ऑस्ट्रोपिथेकस के क्या थे? बड़े थे। ये इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में चीजें आए। आपको चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने से ही समझ में आता है। आप बिना पढ़े ये समझ लो कि सारी चीजें आ गई है, तो आपके लिए ध्यान रखिए, ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए कुछ चीजों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि एक चीज को जब आप 2 से 3 बार सुनते हैं तो आपको वो चीज ध्यान में रहे, समझ में आए और आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपसे कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये ना कहें पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, एक बार रिवीजन कर लो उसके बाद आपको बताऊंगा। इस तरह के बिहेवियर अगर आप रखते हैं तो इसे सही पढ़ाई नहीं की जाती, और ना ही आप इसे एक तरह की पढ़ाई कह सकते हैं। आप इसे टाइम पास कहेंगे। तो क्या आप टाइम पास करना चाहते हैं? तो आपकी जिंदगी भी टाइम पास जैसी हो जाएगी। इसलिए आपको टाइम पास नहीं करना, आपको पढ़ना है। तो यहाँ क्या आपको मैंने बताया कि होमो की विशेषताओं में पहला क्या है कि इनका दिमाग क्या होता है? मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। इनके जबड़े जो होते हैं बाहर वो कम निकले होते हैं। दूसरी, अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो इनके दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्लियर है? यहाँ चीजें आपने समझी। अब सवाल ये उठता है, ध्यान रखेगा, कि होमो और ऑस्ट्रोपिथिकस में एक बड़ा डिफरेंस क्या है? एक ऐसा डिफरेंस जो होमो को ऑस्ट्रोपिथिकस से बिल्कुल अलग बना देता है, वो है उसके मस्तिष्क का आकार का बड़ा होना। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मस्तिष्क के आकार के बड़े होने से ऑस्ट्रोपिथिकस के डिफरेंस, एक खास विशेषता का होना क्या बताता है? क्या चीज है ये? मतलब पूछना क्या चाहते हैं भैया? ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मस्तिष्क के बड़े आकार के होने का क्या मतलब है? मस्तिष्क के बड़े आकार होने का क्या मतलब है? यहाँ तो आपने पढ़ लिया कि दिमाग का आकार बड़ा होता है, जबड़े बाहर कम निकले हुए, दांत छोटे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मस्तिष्क के बड़े आकार होने का क्या मतलब होता है? बड़े आकार होने का मतलब होता है कि वो बुद्धिमत्ता और उसकी याददाश्त बेहतर होगी। यानी बड़े आकार का अगर दिमाग है, बड़े आकार का दिमाग है, तो उसकी क्या संकेत दे रहा है? संकेत क्या दे रहा है? पहला संकेत उसकी बुद्धिमत्ता की। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, यानी उसके पास समझदारी भरी होगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। दूसरी आपकी क्या है? याददाश्त, जिसे हम लोग कहते हैं, वो काफी
ज्यादा होगी। यानी उसके पास, जैसे कह सकते हो कि आपके पास हार्ड डिस्क होता है, मेमोरी होती है, जिसमें क्या होता है आप चीजों को भर कर रखते हैं ताकि उसका यूज आप बार बार कर सके। सेम ऐसे ही कि जो हमारी मेमोरी होती है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। अब ये मानव के पास जब बड़ा आकार होगा, बड़ी आपकी हार्ड डिस्क होगी, बड़ी मेमोरी होगी, तो बड़ी चीजें आप, बहुत सारी चीजें उसके अंदर रख सकते हो। सेम ऐसे ही कि इसकी याददाश्त यानी मेमोरी जो पावर थी वो बढ़ गई थी, यानी बुद्धिमत्ता के साथ साथ क्या चीजें बढ़ रही थी, याददाश्त भी बढ़ रही थी। ये तो है बड़े आकार के दिमाग के संकेत की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं, किसकी बात करूं, मैं बात करूं दांत के, आपके जबड़े और दांत के छोटे होने की। यानी आप देख रहे हैं जबड़ा जो है वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ सॉरी, कम निकला हुआ है और दांत छोटे हैं। इसका क्या मतलब है, ये जो जबड़े हैं और दांत, जबड़े और दांत किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? जबड़े और दांत किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हैं? तो जी मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। जो जबड़े हैं, ध्यान रखिएगा, वो जब बाहर कम निकले हुए हैं तो आपको मालूम है कि हमारा बॉडी बैलेंस बना रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा भोजन को चबाने में हमें आसानी होगी, क्लियर है। जबड़ा ये संकेत दे रहा है, लेकिन दांत क्या संकेत दे रहा है? दांत जो है, ध्यान रखिए, छोटे होने का मतलब है कि अब हम आसानी से क्या कर रहे हैं, भोजन को पचा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी वजह से हम क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। अब ये जो जबड़े और दांत है, बेसिकली ध्यान रखिएगा मोटे तौर पे कि ये किसकी तरफ संकेत करते हैं, हमारे जो खान पान है उसकी विभिन्नता की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर करते हैं? खान पान की विभिन्नता की ओर संकेत करते हैं कि किसी का जो दांत है वो बड़ा है, किसी का नुकीला है, किसी का छोटा है, किसी का प्लेन है सरफेस, ठीक है, क्लियर है। इस तरह की चीजें, मतलब क्या है, ये बताना चाहते हैं कि अब एक तरह का इंसान एक ही भोजन नहीं कर रहा, बल्कि अलग अलग तरह के खान पान, यानी खाने पीने में वैरायटी हो चुकी है। अब मैंने जैसा आपको बताया था पिछली क्लास में कि दांत से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन क्या है, शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है और कौन सर्वाहारी है। ओके, कौन सर्वाहारी है, क्या आप कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति कहता है आई एम प्योर वेजिटेरियन। अब ये जो प्योर शब्द है, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? आप कैसे जस्टिफाई करोगे ये प्योर वेजिटेरियन है? वो आपके सामने हो सकता है कि भैया वेज खा लें, लेकिन भैया आपके पीठ पीछे चल रहा होगा उसका बढ़िया वाला, समझ रहे होंगे आप चीजों को। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। शाकाहारी कैसे पहचाने, तो शाकाहारी पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया था। जिसके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन होते, बराबर होते हैं, क्लियर है। मतलब उबड़ खाबड़ जिसे हम लोग कहते हैं, वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी जो कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं। और जिसने कभी ना कभी मांस वगैरह खाया होगा, जिसका सिर्फ मांस, मतलब कह सकते हो वो वेज की तरफ ध्यान देता ही नहीं है। वेज अगर उसके सामने दे दिया तो उसके लिए वो घास फूस है और वो खाएगा भी नहीं। आपने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा। तो जो मांसाहारी होते हैं, ध्यान रखें, उनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं। ओके, ये चीज हो गया। लेकिन जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी की पहचान कैसे है? ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं कह रहा हूँ सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खा सकता है, सब कुछ का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, सब कुछ का मतलब जो खाने योग्य चीज होती है, क्लियर है। तो जो खाने योग्य चीज होती है उनको वो खा सकता है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। वो दोनों के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, अपने आप को भैया बैठा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं पंडित हूँ तो आप मांसाहारी खिला रहे हो तो मैं वहां पे बैठकर आराम से खा लूंगा, मेरे लिए वो पाप होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो मांसाहारी को अगर शाकाहारी के साथ बैठा दिया, ध्यान रखिए, तो उसे भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा। लेकिन सर्वाहारी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्या वो क्या कहे, भाई जो भी लाना है लाओ, मेरा तो चलता है, क्लियर है। तो सर्वाहारी की पहचान कैसे होती है कि उसके दांत क्या होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। उबड़ खाबड़ का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सके चीजों को, क्लियर है। बराबर भी होंगे और नुकीले भी होंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कुत्ते के दांत आपने देखे होंगे, देखे नहीं है तो देख सकते हैं आप लोग।
आपके गली मोहल्ले में होंगे, आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं। तो देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि उसके दांत क्या होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, यानी नुकीले भी होते हैं, शार्प भी होते हैं, प्लेन भी होता है, सरफेस एकदम फ्लैट होता है। उसे हम लोग कहते हैं सर्वहारी, यानी जो सब कुछ खा सकता है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि दांत के क्या संकेत है, जबड़े वगैरह के क्या संकेत है, खान पीने की विभिन्नता की ओर संकेत करता है। तो इसे नोट करें, फिर हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको, जो चीज़ें आपको पढ़ाई है क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो के बीच क्या डिफरेंस है वो तो आप अच्छी तरह समझ गए। यहाँ पर स्पेशली जो है खास तौर पे आपको होमो की विशेषताओं के बारे में बताया गया, जहाँ आपको बताया गया कि इसके जो दांत हैं वो क्या है, आपके छोटे हैं, क्लियर है। जबड़े जो है वो अगर बात की जाए तो कम बाहर निकले हुए हैं, और तीसरी तरफ अगर ध्यान रखिए तो इसके मस्तिष्क का आकार क्या है, बड़ा है। यहाँ सवाल उठता है कि मस्तिष्क के आकार बड़े होने का क्या मतलब है, जहां मैंने आपको समझाया चीजें। फिर उसके बाद आपको समझाया कि जबड़े और जो दांत है वो क्या संकेत करते हैं, वो संकेत करते हैं खान पान की विभिन्नता की तरफ संकेत करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, और आपके पेज नंबर 15 पे लिखा है विश्व में मानव प्रजातियों की निवास स्थान की, यानी जो विश्व में आपके मानव प्राप्त हुए हैं उनका जो मेन सेंटर था, कहाँ कहाँ पर वो पाए गए, उनके जीवाश्म कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं। तो आप देखेंगे तो 50 से 10 लाख साल पहले जो आपके ये जो मानव प्रजाति थे वो कहाँ रहा करते थे, अफ्रीका के सहारा के आसपास के प्रदेशों में रहा करते थे। अब वो कौन कौन सी प्रजाति थी, इसमें थे ऑस्ट्रोपिथिकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। तो उनका टाइम पीरियड, कौन कौन से मानव, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो और होमो इरेक्टस अफ्रीका के सहारा के आसपास रहा करते थे, और किस टाइम पीरियड में इनकी हमें फॉसिल्स वगैरह मिला है, 50 से 10 लाख साल पहले मिला है। तो इसे आप बोर्ड की तरफ दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको किसकी बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रोपिथिकस, ओके, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। कई जगह आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, ये भी सही है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पाए गए हैं, ये अफ्रीका के सहारा में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, अफ्रीका के सहारा में पाए गए हैं। रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि तीन प्रजातियां, ऑस्ट्रोपिथिकस और प्रारंभिक होमो, स्टार्टिंग होमो जब वो डेवलप हो रहे थे, और होमो इरेक्टस, जिसे एरेक्टस भी लिखा जाता है इस तरह से, वो कहाँ मिले, अफ्रीका के सहारा के प्रदेशों में मिले हैं। इनका टाइम लाइन क्या है, 50 लाख से 10 लाख साल पहले इनकी हमें क्या मिली है, जानकारी मिली है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो होमो इरेक्टस, होमो सैम्पियंस यानी मध्य वाले, और नियंडरथल मानव, और होमो सैम्पियंस और सैम्पियंस आधुनिक मानव, ये कहाँ से हमें मिले हैं, 10 लाख से 40,000 वर्ष पहले ये हमें प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों से इनके बारे में हमें जानकारी मिली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अधिकांश इलाकों से, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अधिकांश इलाकों से हमें किन किन की जानकारी और किस टाइम पर मिली है, तो हमें होमो इरेक्टस, आधे होमो सैम्पियंस, नियंडरथाल मानव, होमो सैम्पियंस और आधुनिक मानव की जानकारी हमें 10 लाख से 40,000 साल पहले प्राप्त हुई है। किसकी जानकारी प्राप्त हुई है, 10,000 से 40,000, सॉरी, 10 लाख से 40,000 साल पहले हमें किसकी जानकारी प्राप्त हुई है, होमो, यहाँ कौन से, मिड वाले होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, इरेक्टस, होमो सैम्पियंस
निएंडरथाल मानव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और आधुनिक मानव मतलब आज के जैसा दिखने वाला मानव, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं बेसिकली, ये टाइमलाइन है किसका? होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, निएंडरथाल मानव और आधुनिक मानव का। कब? 10 लाख से 40,000। ये कहाँ प्राप्त हुए हमें? अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों से ये हमें प्राप्त हुए हैं। इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त नहीं हुए। क्लियर है? इसके बाद आधुनिक मानव, कौन से मानव? आधुनिक मानव। जो आधुनिक मानव है वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। यानी आधुनिक मानव के जीवाश्म जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेसिकली कहाँ रहा करते थे ये? ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। ओके, ऑस्ट्रेलिया में कब रहा करते थे? 45,000 साल पहले रहा करते थे। इनका टाइमलाइन क्या है? 45,000 साल पहले। ओके, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, बाद वाले निएंडरथाल मानव यानी निएंडरथाल और आधुनिक जो मानव है, निएंडरथाल और आधुनिक मानव, ये कहाँ रहा करते थे? ये यूरोप और एशिया के मध्य में रहा करते थे। यूरोप और एशिया के मध्य में रहा करते थे। और इनकी टाइमलाइन क्या है? ये कब मिले हमें? 40,000 से साल पहले से अब तक। अब तक मतलब, यहाँ अब तक का मतलब क्या है? अब तक का मतलब 2020 चल रहा, 2020। क्लियर है? तो इस तरीके से अब तक का मतलब क्या है? जो करंट में है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज, देन उसके बाद ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तानों में भी मिले हैं। इनका और निवासी स्थान क्या है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से भी ये मिले हैं। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो उस टाइम के मानव थे उनका निवास स्थान कहाँ था, कौन कौन से मानव उस जगह से प्राप्त हुए हैं और किस टाइम पीरियड में हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा अब तो आपने। तो बेसिकली आज की जो क्लास है वो आज यहीं तक थी। यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें पढ़ा उसकी जरा हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। आपने स्टार्टिंग की मानव के विकास की कहानी से, जहाँ आपको चीजें समझ में आई। उसके बाद आपने होमो के बारे में बात करा कि होमो कौन होते हैं, उनकी कितनी प्रजातियां होती है। जहाँ मैंने आपको बताया कि होमो का मतलब होता है आदमी। जिस शब्द का इस्तेमाल स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बताया गया कि होमो की 3 प्रजातियां होती हैं। पहली प्रजाति है होमो हैबिलस जो कि औजार बना सकती है। दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस जो कि सीधे खड़े होकर चल सकती है। और तीसरी प्रजाति क्या है? होमो सैपियंस, जिसे दिमाग वाला मानव यानी आधुनिक मानव कहा जाता है। इस तरीके से आपने समझा। और इनको किसके आधार पर बांटा गया? इनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। इसके बाद हमने खास तौर पे ऑस्ट्रोपिथिकस और होमो के बीच के डिफरेंस को समझा और स्पेशली आज की क्लास में होमो की विशेषताओं के बारे में बात करा कि किन्हें हम होमो कह सकते हैं। इसके बारे में आपने समझा। इसके साथ साथ आपने ये समझा कि जो होमो हैं उनके जो जीवाश्म है, उनके जो साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम समझने की कोशिश हमने करा कि जो होमो है
वो तो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा लास्ट जो अभी आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि इनके जो जीवाश्म है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कब प्राप्त हुए हैं और कौन कौन से जो फॉर्म थे, मानव के स्टेज थे, वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ये आपने समझने की कोशिश करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो मैंने आपको समझाई है समझ में आई होगी, और पिछली क्लास को भी आपने रिवीजन के तौर पे पढ़ा होगा और समझा होगा। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, लेकिन जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको भी साथ साथ करते रहेंगे। याद रखिएगा, कहने से कुछ नहीं होता कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। अब ये कहो कि मैंने तो पढ़ लिया लेकिन रिजल्ट आपका खराब आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्या समझ रहे हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो या हमारे साथ धोखा कर रहे हो। याद रखिएगा कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। दिन के सिर्फ 1 घंटे आपको देना है, इसके बाद आप पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ में होमवर्क चल रहा होगा, रिवीजन के साथ एडिशन जिस फॉर्मूले को मैंने बताया कि थ्योरी को करना कैसे है, उस थ्योरी को आप कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं अगली क्लास में।